हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का समरी चैप्टर 3 का। ओके यानी गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर 3 है, अ पिंच ऑफ अशनफ। ओके, क्या है? अ पिंच ऑफ अशनफ, जो कि मनोहर मोलगांवकर साहब के द्वारा लिखा गया है इसके समरी को। ओके गाइस, अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते हैं, ओके, अगर आप पूरे बुक का जो चैप्टर्स हैं उसको अगर नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाइस, मैं आपको एक समरी के अंदर ही सारे चीज़ वो करवा दूंगा जो कि बुक के अंदर दिया गया है। ओके, और गाइस मैं आपको यहाँ से वो सारी टॉपिक्स, वो सारी पॉइंट्स भी मैं आपको बता दूंगा जो जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक से आते हैं, इंटरनल क्वेश्चन, वो भी आप कर सकते हैं। ओके सो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं पिंच ऑफ अशनफ के समरी को। ओके, इससे पहले गाइस हम लोगों ने दो समरी सीख लिया है, यानी एक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और दूसरा चैप्टर भारत इज माय होम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। ओके गाइस, ये जो सिलेबस चल रहा है क्लास 12th के एग्जाम के लिए, जो गाइस कह सकते हैं क्या मिशन 2022 एग्जाम। ओके यानी गाइज आपके जो आने वाले एग्जाम है 2022 में, उसमें इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई है। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके तो चलिए गाइज, आज बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं समरी अ पिंच ऑफ अशनफ को। ओके गाइज, आज का जो समरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, ये रोचक कहानियां हैं। ओके दोस्तों, तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग कर देता हूं क्या, अ पिंच ऑफ अशनफ। ओके, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है? इनके ऑथर हैं, राइटर हैं मनोहर मोलगांवकर। क्लियर है? चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, चैप्टर का कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो गाइस चैप्टर का नाम क्या है, पिंच ऑफ अशनफ। ओके, तो पिंच का मतलब होता है गाइस एक चुटकी। ओके, यहाँ पे क्या है, पिंच का मतलब क्या है, एक चुटकी। और गाइस अशनफ का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सूंघनी। सूंघनी क्या होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, नशीली पदार्थ होता है। गाइस क्या आप कह सकते हैं कि तंबाकू का ये पाउडर होता है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, सूंघनी है। ओके, जैसा ये डब्बा है, ये डब्बा क्या है, सूंघनी का एक नशीली पदार्थ होता है। इसको लोग क्या हाथ पे लेकर के इसको सूंघते हैं, जिससे नशा आता है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। ओके, तो आगे देखते हैं कि इस चैप्टर का कहने का मतलब क्या है, ये किस चीज के बारे में लिखा गया है। ओके, तो गाइस चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, इसका समरी जो है उसको मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, उसके बाद इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। This is a beautiful prose named A Pinch of Asnaf, which has been written by Manohar Molgaonkar. He was a great and famous writer of English literature. In this prose, Nanu Kaka is the main character of the story. Nanu Kaka is a brother of author's mother. The author did not like him because he was the lord of his lies. Nanu Kaka wore old-fashioned knee-length black coat and a red silk pagri turban. He took a white angocha around his shoulder. His white hairs and mustache is very impressive. He hands a basket to narrator to wait outside. He hears the noise of a kitten from the basket. He managed second class on a third class ticket. He efficiently made fool not only the ministers but also the Sikka auto dealers. He knew all the tricks for the trade. So this is a beautiful prose. ओके गाइज, ये था आपका समरी। ओके, समरी का मतलब क्या होता है गाइज कि जितना भी बुक है, ओके, बुक का जो भी चैप्टर्स हैं, बुक में जितने भी बड़ा स्टोरी है, उसको क्या करना है कि उसमें जो मुख्य बातें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उसको अपनी भाषा में लिख देना, शॉर्ट में, संक्षेपण में लिख देना, वही क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। तो इसको मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसके लाइन बाय लाइन इसको हिंदी के साथ समझते हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ओके, और यहाँ तक
कि गाइज आप अगर समरी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन को रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी समरी से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ओके, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए गाइज पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड अ पिंच ऑफ स्नफ विच हैज बीन रिटन बाय मनोहर मोलगांवकर। ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए गाइज ये यहाँ जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेंजा, ओके, तो ये गाइज पहला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये क्या है, तो ये जो लाइन है ये क्या सभी प्रोज या कोई भी पोइट्री हो सारे के लिए ये लाइन कॉमन लाइन है। ओके, इसको आपको क्या करना, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। ये गाइज के ऊपर का जो पैराग्राफ है वो क्या है, ये कॉमन लाइन है। आप जितना भी 1 से 21 चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सभी में ये लाइन लिखा जाएगा। बस थोड़ा सा क्या करना, चेंज करना। चेंज क्या करेंगे, तो जो चैप्टर्स नेम होंगे और उनके जो राइटर होंगे उनका नाम सिर्फ चेंज कर देना, बाकी सब में ऊपर वाला पैराग्राफ लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, जिससे कि आपको समरी भी अच्छे से याद हो जाए। इसलिए गाइज मैं आपको हर एक समरी को अलग अलग तरीके से नहीं बता रहा हूँ, सभी को एक तरह से ही बता रहा हूँ, एक सा ही मतलब एक जैसा ही। ओके, सिर्फ जो भी चैप्टर है उनके बीच का जो जिसको बोलते हैं क्या बॉडी ऑफ द समरी, उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेकिन पहला पैराग्राफ सब में क्या होगा, सेम होगा, सिर्फ राइटर और चैप्टर्स नेम चेंज होंगे। क्लियर है। तो देखिए पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज नेम्ड अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोज है। ओके, यानी क्या काव्य खंड है, ए पिंच, और जिसका नाम क्या है, अ पिंच ऑफ स्नफ विच हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मोलगांवकर, जो कि मनोहर मोलगांवकर साहब के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। ओके, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो क्या थे, इंग्लिश साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध और महान कवि थे। ओके, राइटर थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए गाइज मेन स्टोरी का बॉडी स्टार्ट होता है यहाँ से। अब ये जो गाइज स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। तो इन दिस प्रोज ननू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। ओके गाइज, कह रहा है कि इस स्टोरी का, इस प्रोज का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, नन्नू काका है। कौन है, नन्नू काका। गाइज नन्नू काका जो है एक प्रकार का बहुत बड़ा फेंकू आदमी होता है। ओके, फेंकू पर्सन होता है, ये बहुत फेंकता है, फेंकने का काम करता है। ओके गाइज, ये अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमको मिनिस्टर ने भेजा है, मिनिस्टर के ये है वो, मैंने दिस दैट पूरा देता है। ओके, और पूरा लंबा लंबा इसका मुस्टेच रहता है, अंगोछा डाले हुए रहता है, पगड़ी डाले हुए रहता है। ओके, और ये हमेशा क्या लंबा लंबा डिंग हाँकता है, बोस्टिंग करता है। ओके, और गाइज ये क्या है, ये इस चैप्टर के, इस कहानी के ये क्या है, मुख्य पात्र हैं, मेन कैरेक्टर हैं। और इनके साथ साथ बहुत सारे इसमें पात्र हैं। ओके गाइज, सोहनलाल है, सोहनलाल का लड़का रतिराम है, और इसमें क्या है, वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इसमें धोबी हैं, इन सारे इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ओके, और इसमें क्या है, जो लेखक है उनकी माँ है, और लेखक मनोहर मोलगांवकर, ये सभी क्या इस कहानी के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। तो उसी में क्या है, नन्नू काका जो एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। नन्नू काका कौन होते हैं, तो आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, ऐसे देखिए गाइज, आपको याद रखना कि नन्नू काका जो है ऑथर्स के मदर्स का क्या है, ये ब्रदर है, भाई है। ओके, यानी क्या, लेखक की माँ का ये भाई है, अर्थात लेखक का ये क्या मैटरनल अंकल है, मामा है। ओके, नन्नू काका कौन है, तो लेखक मनोहर मोलगांवकर साहब के ये मामा हुए। ओके, तो क्या कह रहा है आगे कि नन्नू काका इज अ ब्रदर ऑफ ऑथर्स मदर, यानी नन्नू काका जो है ये क्या ऑथर के मम्मी का क्या है, भाई है, यानी उनके मामा हुए। अब देखिए गाइज, द ऑथर डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज ही वॉज द लॉर्ड ऑफ हिज लाइज। ओके, अब देखिए गाइज, यहाँ पे क्या है, लेखक जो होते हैं मनोहर मोलगांवकर साहब, वो अपने मामा नन्नू काका को जरा सा भी, रत्ती भर भी क्या उसको पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑथर डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज ही वॉज लॉर्ड ऑफ हिज लाइज। ओके, क्योंकि उनके ऊपर क्या बहुत सारे झूठ बोलने का क्या था, एक लोड मानो ऐसा था। यानी ऐसा क्या लोड था, जब उनके मामा जब आ गए थे, यानी मामा नन्नू काका जो थे वो कहाँ से आए थे, तो महाराष्ट्र से आए थे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इसलिए आए थे, एक मंत्री से उनको मिलना था। तो गाइस मंत्री लोग कहाँ बैठते हैं, तो दिल्ली में बैठते हैं। ओके, जितने भी पार्लियामेंट वगैरह होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहाँ, दिल्ली में बैठते हैं। तो उनके मामा जो थे वो क्या ट्रेन से आए थे, कहाँ, महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे। ओके, जब दिल्ली आए तो वो अपने
बहन के घर पे आए थे, यानी लेखक के घर पे आए थे। तो जब लेखक के घर पे आए थे तो लेखक जब वो आए थे उनके मामा, तो लेखक जो थे मनोहर मौलगांवकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जरा सा भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर एक लोड आ गया था, बोझ आ गया था। वो बोझ इस चीज़ का था कि जहाँ पे वो लेखक सोते थे मनोहर मौलगांवकर साहब, वहाँ पे उनको अपना बेड देना पड़ा ननू काका को। जिस बरांडा पे वो रहते थे, पढ़ाई करते थे, ओके, वो बेड उनको देना, मतलब वो बरांडा उनको देना पड़ा। और यहाँ तक कि उनकी जो कारें थी, ओके, कार भी वो क्या उनको देना पड़ा, ओके, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको मतलब लेखक को बोला कि तुम अपने मामा के साथ कार से जाओ, इनको घुमा के लेकर आओ, जहाँ इनको जाना वहाँ पे जाओ, ओके, ये चीज़ था। ओके गाइस, तो अब देखिए उनकी जो मम्मी था, वो उनकी मम्मी का जो कहना था तो उनको मनोहर मौलगांवकर टाल नहीं सकते थे, लेकिन बेचारा अंदर ही अंदर क्या कूद रहे थे, ओके, गुस्सा हो रहे थे। उनको अपने मामा के आने से क्या वो खुशी नहीं था, वो दुखी थे, ओके, क्योंकि उनको अपना काम छोड़ के भी क्या अपने मामा को घुमाना पड़ता था कार में, ओके। तो आगे देखिए गाइस क्या है, तो आगे लाइन कहता है क्या कि ननू काका वोर ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी टर्बन, ओके। यानी गाइस कहने का मतलब क्या, ननू काका जो थे एक पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे, ओके। वो क्या पहने थे, तो नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी क्या घुटने तक का लंबा जो कोट होता है, जो कश्मीरी कोट होता है, उस टाइप को वो कोट पहने थे, ब्लैक कोट। और क्या पहने थे, एंड ए रेड सिल्क पगड़ी टर्बन, ओके। और टर्बन का मतलब पगड़ी होता है। तो गाइस वो क्या थे, एक लाल कलर का सिल्क का रेशम का क्या एक पगड़ा, यानी टगरी, मतलब गाइस क्या टर्बन जो होता है पगड़ी, वो बांधे हुए थे, मुराठा जिसको बोलते हैं, ओके, वो क्या सर में बांधे हुए थे, ओके। आगे देखिए आगे क्या कहता है, तो आगे समरी में लिखा हुआ है कि ही टुक अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज सोल्जर। अब देखिए गाइज, ननू काका इतने स्टैंडर्ड थे कि वो एक गमछा नहीं रखते थे, वो दो दो गमछा रखते थे, दो दो अंगोछा रखते थे, एक तो पगड़ी को बांधने के लिए और दूसरा एक कंधे पे सोल्जर पे रखने के लिए, सोल्जर पे घुमा करके गमछा को रखे हुए रहते थे, दो दो गमछा वो अपने पास रखते थे, ओके। आगे फिर देखिए क्या है कि हिज वाइट हेयर्स एंड मुस्टैच इज वेरी इम्प्रेसिव। और देखिए गाइज उनका जो बाल था वो कैसा था, बिल्कुल वाइट था, ओके, वाइट कलर का बाल था, और वो लंबा लंबा क्या मूछ रखते थे, माउस्टेच रखते थे। तो उनका जो लंबा वाइट कलर का जो बाल था और लंबा लंबा जो मूछ था, ये काफ़ी ज़्यादा और क्या प्रभावशाली बना रहा था, इम्प्रेसिव बना रहा था उनके लुक को, ओके। ही हैंड्स बास्केट टू नरेटर टू, हाँ देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखते जाएं लाइन पे लाइन, ध्यान दीजिए कहाँ पे बताएं, ओके। तो देखिए गाइस क्या है, ही हैंड्स अ बास्केट टू नरेटर टू वेट आउटसाइड। जब गाइस वो महाराष्ट्र से आए दिल्ली स्टेशन पे, तो जब आने से पहले ही उनकी मम्मी को खबर था कि उनका भाई आ रहा है, तो क्या मनोहर मौलगांवकर साहब को स्टेशन भेज दी थी कि जाओ अपने मामा को रिसीव करके घर लाना। तो ये बेचारे जो मनोहर मौलगांवकर थे अपनी मम्मी का बात तो टाल नहीं सकते थे, तो वो स्टेशन पे गए, उनका इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन आई तो उन्होंने ननू काका ने मनोहर मौलगांवकर को एक टोकरी दिए, ओके, टोकरी दी और बोले कि जाओ तुम बाहर इंतजार करो, स्टेशन से बाहर इंतजार करो, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, ओके। अब देखिए आगे टोकरी में क्या था उसको देखते हैं। तो उनके हाथ को क्या है, नरेटर के हाथ को, नरेटर का मतलब लेखक, उनको हाथ को एक टोकरी दिए, बोले जाओ तुम बाहर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। He hears the noise of a kitten from the basket। उसके बाद जब लेखक को टोकरी दिया तो लेखक जब जा रहे थे तो एक मोटी ताजी औरत से क्या वो टकरा गए, उनका जो बास्केट था वो टकरा गए। जैसे ही बास्केट टकराया तो बास्केट में कुछ और नहीं था बल्कि उसमें बहुत सारी बिल्लियां थी, ओके। उस टोकरी में जो उनके नानू काका ने लाया था उसमें क्या बिल्लियां थी। जैसे ही टकराया उस मोटी औरत से तो वो क्या हो गया, बिल्ली अंदर से आवाज़ देने लगी, यानी चिल्लाने लगी, बोलने लगी। तो जैसे उसकी आवाज़ को सुना तो मनोहर मौलगांवकर ने समझ गया क्या इसमें कुछ और नहीं बल्कि बिल्ली का बच्चा है, ओके। उनको लगा कि इतना जोर से टक्कर हुआ है टोकरी में तो हो सकता है वो मर गई होगी, ओके। फिर भी वो बेचारे क्या किए, साइड में बाहर जाके इंतज़ार कर रहे थे अपने मामा का आने का। उसके बाद क्या है, ही मैनेज्ड सेकेंड क्लास ऑन ए थर्ड क्लास टिकट।
अब देखिए गाइस, नन्नू काका इतने शातिर दिमाग के थे, इतने चालबाज थे, तो वो क्या किए कि 3rd क्लास का टिकट कटाए थे और 2nd क्लास में सफ़र करके आ गए थे। यानी कहने का मतलब क्या था कि वो जो थे वो टिकट कटाए थे जनरल बोगी का और स्लीपर में वो क्या ट्रेवल करके आ गए थे। और उनके पास इतना क्वालिटी था कि वो किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर देते थे। ओके, यानी उनको पास बोलने का एक तरह का क्या कह सकते हैं कि शैली था, ऐसा कैरेक्टर था कि किसी से भी वो मैनेज कर लेते थे अपने आप को। उनके पास ऐसा मानो कि क्वालिटी ही है। ओके, तो वो क्या टीसी से भी क्या किए, जो टीटी होते हैं उनसे वो क्या किए, बात करके इस तरह से क्या बात किए पता नहीं, वो उनको भी क्या मैनेज कर लिए, उनको भी टीटी ने कुछ नहीं कहा और उसको जाने दिया। ओके, यानी क्या जनरल बोगी का टिकट था, वो स्लीपर में सफ़र करके आराम से चले आए। आगे फिर देखिए क्या कहता है कि he efficiently made full not only the ministers but also the सिक्का ऑटो डीलर्स। अब देखिए गाइज, ये जब आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ये कैरेक्टर्स हैं। तो वो जब घर आते हैं तो वो अपने भांजा के साथ नन्नू काका एक मिनिस्टर के यहाँ मिलने जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे फलाना आदमी ने भेजा है और इसलिए वो मेरा काम कर दीजिए। ओके, तो वो क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं और सेक्रेटरी से जो होते हैं वो उनसे क्या होते हैं, अगर उनको अंदर नहीं जाने देता है तो वो क्या किसी और के मंत्री का हवाला देते हुए वो क्या अंदर जाते हैं और अपना काम करके चले आते हैं। तो वो जब जाते हैं मिनिस्टर्स के यहाँ तो उनको जाने के लिए कार की ज़रूरत, कार की मतलब क्या कहते हैं गाइस कि कार का मतलब अरेंज करना होता है। तो कार को अरेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, एक सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं, यानी क्या जो कार बेचते हैं, कार देते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाने के बाद बोलते हैं कि कार दिखाइए, हमें मंत्री से मिलने जाना है, मुझे फलाने आदमी ने भेजा है। ओके, इस तरह से। तो वो जब जो सिक्का ऑटो डीलर्स होते हैं, जो कार बेचने वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि पहले आप पैसा दीजिए, पहले आप पैसा दीजिए। तो गाइज उसने क्या, वो धोबी को बोलते हैं कि जाओ गाड़ी में चेक रखा हुआ, चेक लेके आओ। ओके, तो इस तरह से वो अपने आप को दिखाते हैं। तो जैसे ही दिखाते हैं तो उनको जो सिक्का ऑटो डीलर्स जो होते हैं उनको लगता है अरे वाकई ये पैसे वाले आदमी हैं, तो उनको बोलते हैं कि जाइए आप पहले ट्रायल कीजिए। ओके, तो क्या बढ़िया सा कार ले लेते हैं और जाते हैं, घूम के आते हैं। ओके, तो वो क्या कार को खरीदते नहीं है, बल्कि वो क्या सिर्फ डिंग डोंग दे करके ही क्या होते घूम घाम के अपना काम करके चले आते हैं। और जो भी काम होता है उनका 2 दिन के अंदर वो सारा काम निपटा करके फिर क्या मुंबई की ओर चले जाते हैं, महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं। ओके, आगे देखिए गाइस क्या है कि उन्होंने क्या किया, तो वो क्या मंत्रियों को ही मूर्ख नहीं बनाया। क्या था, लाइन क्या लिखा हुआ है कि ही इफिशिएंटली मेड फुल नॉट ओनली द मिनिस्टर्स बट ऑल्सो द सिक्का ऑटो डीलर्स। इफिशिएंटली का मतलब आसानी से। तो उन्होंने क्या किया, नन्नू काका ने आसानी से सिर्फ मंत्रियों को ही मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि सिक्का ऑटो डीलर्स यानी कार बेचने वाले जो थे उनको भी वो आसानी से मूर्ख बना दिए। ओके, ही न्यू ऑल द ट्रिक फॉर ट्रेड। और गाइज वो कैसे मूर्ख बनाते थे, तो जितने भी ट्रेड का मतलब व्यापार, जो भी व्यापारी होते हैं, जो भी व्यापार करने वाले थे, उनका जो भी ट्रिक, जो भी चाल था उनको पहले से पता था। ओके, यानी व्यापार करने का, धंधा करने का जो भी लॉजिक होता, जो भी चाल होता, तरीका होता, उनको पता था कि किस तरह से बात करेंगे कि अगला आदमी क्या इंप्रेस हो जाए। मानो कि इस तरह से वो बोलते थे कि लगता है कि सच में वो इस चीज़ के मालिक हैं। ओके, वो गाइज क्या उनके पास सारा ट्रेड का क्या चाल उनको पता था, उसी तरह से वो बात करते थे जिससे कि अगला आदमी भी समझे कि हाँ ये भी एक बहुत बड़ा व्यापारी है। ओके, तो ये इस तरह के सारे ट्रिक, सारे चाल उनको पता था वो व्यापार करने का। ओके, सो गाइज हम लोग अंत में कह सकते हैं एट लास्ट वी कैन से दैट सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। इसलिए हम गाइज हम लोग कह सकते हैं लास्ट में क्या, कि यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोज है, काव्य खंड है। क्लियर है गाइज, आपको क्या करना, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज, ये जो लाइन है ये आपको सभी में लिखना है। जितने भी चैप्टर्स का मैं आपको समरी कराऊंगा ये लास्ट में सब में आपको लिखना है। ओके, क्योंकि ये सारा जितना भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको आज का समरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आप बना सकते हैं। ओके, सो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह रेगुलर वीडियो आपका मिस ना हो और आप प्रत्येक दिन सारे वीडियो को अच्छे से वॉच करें और आपके आने वाले एग्जाम 2022 में अच्छे से एग्जाम हो और आपका 90+ गेन नंबर हो इन इंग्लिश। ओके, सो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।